हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस है उन वीडियोस में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सिस्टम ऑफ लाइन पर वीडियो दे दी है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सर्कल के केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन से, सेकंड डिग्री के सॉरी, जिसमें आपका मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास अगर ये कोई भी सेकंड डिग्री का इक्वेशन है तो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एच जी एफ हमारे पास ये डिटर्मिनेंट वहाँ पर 0 होता था। लेकिन सर्कल के केस में, या हम बात करें बेसिकली कि हमारे पास चाहे सर्कल हो चाहे कोई भी पैराबोला एलिप्स हो, ठीक है, उस केस में हमारा ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हमारे पास कंडीशन ये मिल जाती है कि इसकी वजह हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी जो कंडीशन होती है हमारे पास सर्कल होने के लिए, वो होता है कि a इज इक्वल टू बी होना चाहिए हमारे पास। मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बराबर होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे पास एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है दैट इज h, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन, ठीक है, ये तो हमारा पहला फिक्स है। इन दोनों कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर ले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो जाएगा। अब इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो इसका सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा -g -f। ठीक है, और जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा √ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c। ठीक है, तो सेंटर हमारा ये हो जाएगा, रेडियस ये हो जाएगा, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि कह रहा है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो होगा वो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा, जिसमें उसका सेंटर a, b होगा और जो उसका रेडियस होगा वो r होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास केस हो गया सबसे स्टैंडर्ड। अब उसके बाद हमारे पास जो आते हैं केसेस, पहला केस में ये कह रहा है कि अगर हमारा सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hxy माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। दूसरा कह रहा है कि अगर हमारा सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए उसका रेडियस होगा और ए उसका सेंटर भी होगा। ठीक है, अब तीसरा केस हमारे पास आ रहा है, कह रहा है कि अगर हमारा कोई सर्किल और केवल वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस केस में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर केवल वाई को टच कर रहा है तो उस केस में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पांचवा केस ये कह रहा है कि अगर हमारा सर्कल जो है उसका सेंटर वाई एक्सिस को लाई करता है, ठीक है, और ओरिजिन से पास कर रहा हो, वाई एक्सिस पे हमारा इसका सेंटर लाई कर रहा है और ओरिजिन से भी अगर पास हो रहा है तो उस केस में हमारे पास इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, जहाँ पर उसका जो सेंटर है वो 0a और जिसका रेडियस है वो a हो जाएगा। अब लास्ट में केस कर रहा है कि अगर हमारा वही सर्कल है और अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है उसका सेंटर,
तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर उसका जो सेंटर होगा वो a,0 होगा और रेडियस a होगा। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक सर्कल दिया हुआ है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, तो उस केस में हम सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको समझ लेते हैं पहले कि हमारे पास ये कोई एक है सर्किल, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, हमारे पास ये पॉइंट P मान लेते हैं। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लेते हैं जो कि इसके लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है x, y। अब देखिए डायमीटर से जब हम इस पॉइंट, इसको हम ऑलरेडी P ले चुके हैं तो हम इसको S मान लेते हैं, तो जब हम P से S को मिलाते हैं और इस यहाँ से इसको Q को मिला देते हैं, तो आपको पता है कि इस सेंटर पर ये चूंकि डायमीटर लाइन है ये 180 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये इसका हाफ होगा। ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी में आपने ये बात पढ़ी होगी। अब अगर हमारा ये 180 डिग्री है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर 90 डिग्री है तो ये दो लाइन्स का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। इनका हमारा जो प्रोडक्ट है स्लोप का ये वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2। तो हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो अगर हमें डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ हो तो हम उसमें सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P दिया हुआ है। ठीक है, x1 y1, और हमसे पूछेगा कि वो पॉइंट P जो है वो किसी गिवन सर्किल के इक्वेशन जो है हमारा, तो उस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है कि हमारे पास बाउंड्री पर लाई कर रहा है। तो उस कंडीशन को चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y2। अब कहेगा कि ये पॉइंट P हमारा कहाँ लाई कर रहा है ये हमें बताना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब हमारा अगर हम S1 निकालते हैं, S1 का मतलब x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 निकालते हैं। ठीक है, S1 बराबर x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। अगर ये हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आती है। अगर यही चीज हमारे पास S2 अगर हम ले लें तो हमारे पास अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c लेस देन 0 आता है तो हम ये कहते हैं कि ये सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब सर्कल के अंदर आएगा। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है S3 बराबर, अगर हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल टू अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये ऑन द सर्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सर्कल का जो हमारा बाउंड्री है, सर्कमफेरेंस है, उस पर वो लाई कर रहा है। ठीक है, देखिए
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी एक गिवन लाइन है, ठीक है, और वो लाइन हमारे किसी गिवन सर्किल पर टेंजेंट का होगा, ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन हमारे पास होगी कि वो गिवन लाइन हमारा उस गिवन सर्किल के लिए टेंजेंट होगा। उस केस में देखिए हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल का इक्वेशन है S इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास कोई एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन जो है वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट तभी होगी जब हमारे पास c की वैल्यू प्लस माइनस a ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये अगर c की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए 1 प्लस एम स्क्वायर जो होगा वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। अब सवाल ये आता है कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो होगा लेकिन किस पॉइंट पर होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पॉइंट पर ही होगा टेंजेंट। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है वो आ जाता है प्लस माइनस am अपॉन रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस, अब इस बार माइनस ऊपर रहेगा a अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। तब आप इसमें ये बात ध्यान देंगे कि जब भी आप x का प्लस साइन लेंगे तो y का माइनस लेंगे, x का माइनस लेंगे तो y का प्लस लेंगे, ठीक है। और ये दो टेंजेंट ड्रॉ होने का रीज़न इसका ये कि हम किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो आपका एक कोऑर्डिनेट आपका प्लस और ये माइनस वाला दे देगा और आपका ये माइनस वाला और एक प्लस वाला दे देगा। अब ये तो हमारे पास सवाल हो गया कि अगर हमें लाइन का स्लोप दिया हुआ है तो हम बता देंगे कि हमारे पास ये है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें लाइन का स्लोप ना दे करके हमसे सर्कल का इक्वेशन दे दे और पूछे कि इस पॉइंट कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y, ठीक है। तो अगर हमारा ये केस है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे पहले जो मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको दो फॉर्म बताया, एक पॉइंट फॉर्म बताया, एक स्लोप फॉर्म बताया। तो स्लोप फॉर्म में तो ठीक है कि हमारा जो सेंटर होगा वो 0 0 का ही केस है हमारे पास, लेकिन जो हमने आपको पॉइंट केस बताया कि अगर हमारे पास कोई सर्कल का इक्वेशन है और उसमें हमारा x1 y1 पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर भी हमारा जो सेंटर है वो 0 0 ही हो सकता है कि सेंटर का हमारा कुछ कोऑर्डिनेट हो। उस केस में हम अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करें s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस, अब देखिए आपका 2g है तो आपको बस ध्यान ये रखना होता है वहाँ पर कि जब भी आप किसी भी, चाहे आप अभी ये आप सर्कल का केस देख रहे हैं, आप जब भी पैराबोला लिखेंगे, इलिप्स लिखेंगे, जब भी आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते वक्त जो हमारा 2 होता है वो हट जाता है, केवल g रह जाता है, ठीक है, मतलब कि हम उसका हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2g है, 2g का हाफ करेंगे तो g हो जाएगा
x की जगह पर x प्लस x1। उसी तरीके से y के भी केस में होगा तो f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब आइए इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4, -1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम सिंपली जो अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया उसका हम यूज करेंगे। हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन x इंटू x1 हो जाएगा हमारा x स्क्वायर की जगह पे। x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमारे पास हो जाएगा, पहले इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x1 की वैल्यू है 4, तो 4x प्लस y1 की वैल्यू है -1, तो माइनस y प्लस g की वैल्यू हमारे पास देखिए, वहाँ पर जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वहाँ पर हमारा ये चीज़ 2g दिया रहता है। ठीक है, तो हमें g लिखना है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -15x प्लस 4, और यहाँ पर भी हमारा 2fy होता है तो ये चीज़ हो जाएगा f की जगह पर 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू y माइनस 1 प्लस 109 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 15x माइनस 60 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 109 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा -11x। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा -3, ये माइनस प्लस 2y हो जाएगा, और हमारे पास ये हो जाएगा -60 और ये -63 और ये आपका, तो हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस 46 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे या हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2y माइनस 11x प्लस 46 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हो गया, लेकिन अब जहाँ पर टेंजेंट है वहाँ पर नॉर्मल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टेंजेंट के केस में हमारे पास दो केस था, पहला था स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में हमारे पास क्या था कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो आपको पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी हम अगर m की जगह पे -1/m रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू x अपॉन m, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस 1/m स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन m, या हम m को यहाँ पर चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो my इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो m स्क्वायर हमारा मिलेगा एलसीएम में, तो ये m और ये m कॉमन होकर के यहाँ मल्टीप्लाई देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि हमारे पास जब स्लोप फॉर्म था, ठीक है, तब हम y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन हमें दी हुई थी उस कंडीशन में। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट फॉर्म है, ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म की हम बात करें तो मान लीजिए कि हमारा x1 y1 पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं। तो हमारे पास होता है x x1 प्लस y y1 प्लस g ऑफ x प्लस x1 प्लस f ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हम नॉर्मल की बात करेंगे कि नॉर्मल का क्या होगा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब जब हम नॉर्मल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो अगर इक्वल टू m है तो हम यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो इज इक्वल टू -1/m कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस वाली को पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सर्किल है, उसके किसी एक पॉइंट P से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, किसी एक पॉइंट Q पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है अगर, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखें तो हमारे पास हो जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछता है कि किसी पॉइंट x1 y1 से अगर हम इस सर्कल पर टेंजेंट डाल रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L, या अगर हम यहाँ पर बात करें तो PQ √, जहाँ पर x है वहाँ पर x1 को रिप्लेस करेंगे तो x1² और जहाँ y है वहाँ पर y1², तो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किसी एक पॉइंट से सर्कल पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट दिया हुआ है P, इसका हमारे पास x1 y1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब अगर हम इनके कंबाइंड इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि हम किसी एक पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इनके कंबाइंड इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, इससे पहले जो भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते वो किसी एक का निकाल लेते, किसी एक पॉइंट से निकाल लेते, लेकिन जब हम दोनों के कंबाइंड इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारे पास अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ या इक्वेशन ऑफ कंबाइंड टेंजेंट, ठीक है, मतलब कि कंबाइंड इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c × x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c = x1x + y1y + g times x + x1 + f times y + y1 + c का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये पूरा इक्वेशन बराबर हमारा इसके स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एट टेंजेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई सर्कल हो गया, ठीक है, इसके दो हमारे पास टेंजेंट्स हो गए, तो ये जिस पॉइंट पर टेंजेंट्स हैं उन पर अगर हमें कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये हमारा टेंजेंट का जो पॉइंट है ये x1 y1 से अगर आ रहा है तो हमारे पास ये इस लाइन का अगर हम इसको PQ मान लें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ PQ जो हो जाती है वो हो जाती है x
x1 plus y1 is equal to a square when equation of circle is x square plus y square is equal to a square। ठीक है, जब भी हमारा सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म का रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एट टेंजेंट पॉइंट्स का इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे जो टेंजेंट्स हैं उनकी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पर बेस्ड हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अब अगर मान लीजिए कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ये पॉइंट P हो गया हमारे पास। अब अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है S वो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट P के लोकस की बात करेंगे, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट P के अगर लोकस की हम बात करेंगे तो ये भी देखिए सर्किल ही बनाएगा, लेकिन उस सर्किल को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, हम बोलते हैं उसको डायरेक्टर सर्किल। और उसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका a स्क्वायर दो बार ऐड हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्टर ऑफ सर्किल हर केस में होता है हमारे पास। ठीक है, चाहे हमारे पास एलिप्स हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी आपके पास डायरेक्टर सर्किल का केस आता है, तो वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल है। देखिए अब अगर हमारे पास दो सर्किल के इक्वेशन दिए हुए हैं, S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f1y प्लस 2 g1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f2y प्लस 2 g2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर छोटे सा एक फॉर्मूला है, उस पर हमारे पास बेस कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि अगर हमारे पास ये दो सर्किल हैं तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कब करेंगे। तो वहाँ पर आपको 90 डिग्री ना कुछ करके आपको पूछेगा कि अगर ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो आपको वैल्यू बतानी होती है, या ये पूछता है कि ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन रहती है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझ जाएंगे कि हमारे दो सर्किल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब आप देख लीजिए, हमारे पास होता है फॉर्मूला 2 टाइम्स g1 g2 प्लस f1 f2। अगर ये हमारे पास c1 प्लस c2 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, और इस कंडीशन पर आप ये याद रखिए कि हमारा एक सर्किल का टेंजेंट जो होता है वो दूसरे के लिए नॉर्मल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन होता है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको सर्कल पर बेस्ड जितने भी हमारे पास टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, लगभग पूरा तो नहीं मैंने बताया, लेकिन जितने आपके BSc मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, जिन भी फॉर्मूले पर बेस्ड, वो सारे फॉर्मूले लगभग मैंने आपको बता दिया, और उन सभी को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।